अध्याय 1 प्रभावशीलता की नींव, अंदर से बाहर की क्रांति। क्या आप अपने जीवन में सच्ची सफलता और स्थायी संतुष्टि चाहते हैं? क्या आप बुनियादी आदतों को अपनाकर अपने चरित्र और रिश्तों को नई दिशा देना चाहते हैं? तो सुनिए द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल का सार हिंदी में आपकी ऑडियो बुक के रूप में। यह सिर्फ आदतों की कहानी नहीं, बल्कि आत्म परिवर्तन और अंदर से बाहर की क्रांति की यात्रा है। स्टीफन कोवी सिखाते हैं कि प्रभावशीलता बाहरी उपलब्धियों से नहीं, बल्कि आंतरिक स्पष्टता, मूल्यों और चरित्र की स्थिरता से आती है। कई लोग बाहरी सफलता तो पा लेते हैं, पर अंदर से खाली रहते हैं। उन्होंने सब कुछ हासिल किया, मगर खुद को खो दिया। असल में जब तक हम अपने चरित्र में बदलाव नहीं लाते, कोई भी तकनीक या तरकीब हमें दीर्घकालिक संतोष नहीं दे सकती। सफलता के 2 मार्ग हैं, व्यक्तित्व नैतिकता और चरित्र नैतिकता। व्यक्तित्व नैतिकता सिखाती है कि कैसे दिखें, कैसे प्रभावित करें, कैसे छवि बनाएं। यह तेजी से काम करती है, पर सतही है। वहीं चरित्र नैतिकता हमें ईमानदारी, धैर्य, आत्मानुशासन, विनम्रता और न्याय जैसे गुणों से मजबूत बनाती है। कोवी बताते हैं कि असली बदलाव तब आता है जब हम अपनी सोच के मूल ढांचे यानी पैराडाइम को बदलते हैं। पैराडाइम यानी हम दुनिया को कैसे देखते और समझते हैं। अगर नक्शा ही गलत है तो चाहे हम कितनी मेहनत करें या सकारात्मक सोचें, हम गलत रास्ते पर ही चलेंगे। इसलिए पहले हमें यह देखना होगा कि हमारा नजरिया क्या है। कोवी का एक अनुभव इसका उदाहरण है। एक बार वे न्यूयॉर्क की सबवे में बैठे थे, सब कुछ शांत था। तभी एक आदमी अपने 3 बच्चों के साथ आया। बच्चे शोर मचाने और सीटों पर कूदने लगे, पर पिता चुपचाप बैठा रहा। कोवी को गुस्सा आया। उन्होंने कहा, सर, क्या आप अपने बच्चों को शांत नहीं कर सकते? आदमी ने दुखी होकर जवाब दिया, माफ कीजिए, हम अस्पताल से आ रहे हैं जहां उनकी मां की 1 घंटा पहले मृत्यु हो गई। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, और बच्चों को भी नहीं। उस पल कोवी का दृष्टिकोण बदल गया। उन्हें समझ आया कि पैराडाइम शिफ्ट क्या होता है। नजरिया बदला तो भावनाएं बदली, और भावनाएं बदली तो व्यवहार भी। ये कहानी बताती है कि हमारा नजरिया ही हमारा अनुभव तय करता है। इसलिए सच्चा बदलाव बाहर नहीं, अपने भीतर से शुरू करना होगा। इनसाइड आउट यानी अंदर से बाहर की शुरुआत। अगर आप प्यार चाहते हैं तो पहले प्रेममय बने। अगर भरोसा चाहते हैं तो पहले भरोसेमंद बने। यही कोवी का संदेश है। इस अध्याय में आपने जाना कि असली बदलाव हमारी सोच की नींव में होता है। यह तभी संभव है जब हम अपनी आदतों, मूल्यों और दृष्टिकोण पर पुनर्विचार करें। अब तैयार हो जाइए उस सफर के लिए जो आपकी जिंदगी को अंदर से बाहर तक बदल देगा। अध्याय 2 स्वामित्व से सहयोग तक, बच्चों से लेकर नेतृत्व तक। जब बच्चों को स्वामित्व की सच्ची भावना मिलती है तो वे स्वाभाविक रूप से स्वतंत्रता और आत्मस्फूर्ति से चीजें साझा करते हैं। मेरे अनुभव में सिखाने का सही समय होता है और चुप रहने का भी। जब रिश्तों में तनाव हो, भावनाएं उभान पर हों, तब कोई सीख या सलाह अक्सर आलोचना या अस्वीकृति जैसी लगती है। लेकिन जब रिश्ते में मिठास हो, भावनाएं शांत हों और आप किसी बच्चे को प्यार से अकेले समझाएं, तब बात दिल में उतरती है। हो सकता है मेरी भावनात्मक परिपक्वता उस समय इतनी ना हो कि मैं धैर्य और आत्मनियंत्रण दिखा सकूं। शायद साझा करने से पहले व्यक्ति को खुद को पूर्ण महसूस करना जरूरी है। स्वामित्व, पहचान और आत्ममूल्य की भावना। जो लोग अपने जीवन साथी या बच्चों के साथ दिल खोलकर साझा नहीं कर पाते, वे अक्सर खुद को पूरी तरह अपना नहीं बना पाते। बच्चों की सच्ची परवरिश उपदेश नहीं, बल्कि धैर्य और समझ मांगती है। हमें उन्हें खुद को खोजने की आजादी देनी होगी ताकि वे अपनी पहचान बना सकें। यही पहचान उन्हें साझा करने का असली कारण देती है। अब एक गहरे सत्य की बात करते हैं। समस्या को देखने का तरीका ही असली समस्या है। लोग प्रभावित होते हैं जब वे किसी व्यक्ति, परिवार या संस्था में सच्चा सामंजस्य और सिद्धांत पर आधारित कार्य देखते हैं। वे तुरंत पूछते हैं, आपने ये कैसे किया? यह सवाल एक त्वरित समाधान की मांग करता है। लोग चाहते हैं कि कोई तरकीब या चमत्कारी सलाह उन्हें दर्द से बाहर निकाले, पर दुखद सच्चाई यह है कि ऐसे समाधान सिर दर्द की गोली की तरह होते हैं। क्षणिक राहत देते हैं, पर जड़ की बीमारी वही रहती है। जब हम सतही समस्याओं को ठीक करने पर ध्यान देते हैं तो अनजाने में गहरी मूल समस्या को और मजबूत करते हैं। जब हमें समझ आता है कि हमारा नजरिया ही प्रॉब्लम है, तभी असली बदलाव संभव है। उदाहरण के लिए, एक प्रबंधक कहता है, मेरे कर्मचारी वफादार नहीं, वे मेरा सम्मान नहीं करते, मैं बीमार पड़ूं तो वे गप्पे लड़ाते हैं। व्यक्तित्व नैतिकता कहेगी, उन्हें डांटो, नई ट्रेनिंग दो या नए लोग रख लो। लेकिन सच्चाई ये हो सकती है कि वो अपने कर्मचारियों को इंसान की जगह उपकरण की तरह देखता हो। शायद उसका नजरिया ही समस्या का मूल हो। या फिर कोई कहता है, मेरे पास समय नहीं, मैं थक गया हूं, मैंने टाइम मैनेजमेंट कोर्स किए, फिर भी शांति नहीं।
क्या समय की कमी असली समस्या है, या समय को देखने का तरीका, जीवन को समझने का नजरिया ही गलत है? हो सकता है उसका यह मानना कि ज्यादा कुशलता ही समाधान है, असल में उसके असंतोष का कारण हो। इसी तरह एक नीरस विवाह में कोई झगड़ा तो नहीं, पर प्रेम भी नहीं। काउंसलिंग की, तकनीकें आजमाई, फिर भी चिंगारी नहीं। शायद वो अपने जीवन साथी को ही समस्या मान रहा हो, लेकिन असली समस्या उसका नजरिया, उसकी समझ या प्रेम की परिभाषा हो सकती है। यही कोवी हमें सिखाते हैं कि हमें नए स्तर की सोच चाहिए। जैसा एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा, हम जिन समस्याओं को वर्तमान सोच से पैदा करते हैं, उन्हें उसी सोच से हल नहीं कर सकते। हमें नई सोच, नए पैराडाइम की जरूरत है जो सिद्धांतों पर आधारित हो। इनसाइड आउट यही है, खुद से शुरुआत, अपने इरादों, मूल्यों और नजरिए से। सच्चा और स्थायी बदलाव चाहते हैं तो आत्म परिवर्तन की प्रक्रिया अपनाएं। पहले अपनी निजी विजय यानी प्राइवेट विक्ट्री हासिल करें, तभी सार्वजनिक विजय की ओर बढ़ सकते हैं। अध्याय 3, पहल की ताकत। कार्य करें वरना परिस्थितियां आपको चलाएंगी। जब हम दूसरों की स्वाभाविक सक्रियता का सम्मान करते हैं तो हम उन्हें समाज के दर्पण में एक स्पष्ट और निष्कलंक प्रतिबिंब प्रदान करते हैं। लेकिन हमें हर व्यक्ति की परिपक्वता का स्तर भी समझना होगा। हम किसी गहरी भावनात्मक निर्भरता में जी रहे व्यक्ति से रचनात्मक सहयोग की उम्मीद नहीं कर सकते। फिर भी हम उनके स्वाभाविक गुणों की पुष्टि कर सकते हैं और ऐसा माहौल बना सकते हैं जहां वे अवसरों को पहचाने और समस्याओं का हल आत्मनिर्भर तरीके से खोजे। कोवी का सिद्धांत है एक्ट और बी एक्टेड अपॉन, यानी सक्रिय बने वरना परिस्थितियां आपको नियंत्रित करेंगी। पहल करने वाले और न करने वाले के बीच का अंतर दिन रात जितना है। ये 25% या 50% प्रभावशीलता का अंतर नहीं, बल्कि 5000% से भी ज्यादा का हो सकता है, खासकर जब व्यक्ति जागरूक, संवेदनशील और बुद्धिमान हो। अगर आप अपने जीवन में प्रभावशीलता और समर्थता का संतुलन, P/PC बैलेंस चाहते हैं, तो पहल करना जरूरी है। P यानी प्रोडक्शन और PC यानी प्रोडक्शन कैपेसिटी। जैसे अंडे चाहिए तो मुर्गी की देखभाल जरूरी है। उत्पादन और उसकी क्षमता दोनों चाहिए। कोवी कहते हैं कि पहल कोई जन्मजात गुण नहीं, बल्कि अभ्यास और आदत है। पहल करने का मतलब है आप तय करते हैं कि क्या करना है, ना कि सिर्फ परिस्थितियों पर प्रतिक्रिया देते हैं। प्रतिक्रियावादी लोग परिस्थितियों के गुलाम होते हैं। मौसम, मूड, माहौल सब कुछ उनके व्यवहार को नियंत्रित करता है। लेकिन सक्रिय व्यक्ति अपने मूल्यों और सिद्धांतों से नियंत्रित होता है। कोई उसे अपमानित करे, फिर भी वो शांति से जवाब देता है, क्योंकि वो अपनी भावनाओं का स्वामी है। उदाहरण लें, दो लोग एक ही कठिन परिस्थिति में हैं। एक परेशान हो जाता है, दूसरा समाधान खोजता है। क्यों? क्योंकि दूसरा अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करता है। वो रिस्पॉन्सिबल है। रिस्पॉन्स प्लस एबल यानी प्रतिक्रिया देने में सक्षम। पहल करने का एक शानदार तरीका है भाषा, लैंग्वेज। प्रतिक्रियावादी कहते हैं मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास कोई चारा नहीं। ऐसा तो हमेशा होता है। लेकिन सक्रिय लोग कहते हैं मैं विकल्प खोजूंगा, मैं अपनी प्राथमिकताएं तय करूंगा, मैं जिम्मेदारी लूंगा। ये भाषा आपके सोचने के ढंग को दर्शाती है। बदलाव चाहते हैं तो अपनी भाषा से शुरुआत करें। अभी से अपने शब्द जागरूकता से चुनें। पहल का मतलब सिर्फ योजनाएं बनाना नहीं है, बल्कि उन पर अमल करना है। कई लोग सोचते हैं, कल्पना करते हैं, पर कदम नहीं उठाते। कोवी कहते हैं कि सच्चा बदलाव तब आता है जब आप अपने वादों को निभाते हैं। अपने आप से किए गए वादों को निभाने से आत्मसम्मान बढ़ता है और यही प्रभावशीलता की जड़ है। छोटे छोटे वादे करें। आज 10 मिनट किताब पढ़ूंगा, हर सुबह 5 मिनट बिना फोन के ध्यान करूंगा, फिर उन्हें निभाएं। हर पूरा किया गया संकल्प आपके आत्मविश्वास की दीवार को मजबूत करता है। यही पहली आदत है, बी प्रोएक्टिव। ये बाकी सभी आदतों की नींव है। जब आप पहल करते हैं तो आप अपना भविष्य लिखते हैं, वरना कोई और उसे लिख देगा। अध्याय 4, आंतरिक शक्तियां, सुरक्षा, मार्गदर्शन, बुद्धिमत्ता और ताकत का संतुलन। मनुष्य के भीतर 4 मूलभूत शक्तियां हैं: सुरक्षा, मार्गदर्शन, बुद्धिमत्ता और ताकत। ये सिर्फ सिद्धांत नहीं, बल्कि हर रिश्ते, कार्य और फैसले की जड़ हैं। ये शक्तियां किसी में संपूर्ण नहीं होती। हर व्यक्ति एक निरंतर यात्रा पर है, जहां ये शक्तियां कमजोर या मजबूत होती रहती हैं। कल्पना करें कि एक रेखा के एक छोर पर व्यक्ति परिस्थितियों और दूसरों पर पूरी तरह निर्भर है, और दूसरे छोर पर वो आत्मनिर्भर, आंतरिक रूप से सशक्त, स्पष्ट और स्थिर है। आपकी सुरक्षा कहाँ है? क्या आप बाहरी तारीफ या निंदा से हिल जाते हैं, या आपके भीतर आत्ममूल्य का गहरा स्रोत है? आपका मार्गदर्शन कहाँ से आता है? सामाजिक दर्पण, ट्रेंड्स या दूसरों की राय से, या आपके भीतर नैतिक दिशा है? आपकी बुद्धिमत्ता कितनी सटीक है? क्या आप पुराने भ्रमों से सोचते हैं, या आपकी सोच गहरी और सटीक है? और ताकत, क्या आप कमजोर परिस्थितियों में बह जाते हैं, या भीतर से प्रेरित होकर साहसपूर्वक कार्य करते हैं? जब व्यक्ति इन चारों क्षेत्रों में अंदर से मजबूत होता है, तभी वह स्वस्थ, प्रभावी और परिपक्व रिश्ते बना सकता है। लेकिन
ज्यादातर लोग इन शक्तियों को बाहरी चीजों से जोड़ते हैं, जैसे सुरक्षा, धन, रिश्तों या प्रतिष्ठा से, मार्गदर्शन, बॉस के आदेशों, सामाजिक अपेक्षाओं या मीडिया से। बुद्धिमत्ता का मतलब डिग्री या आईक्यू, और ताकत का मतलब पद, सत्ता या आक्रामकता। कोवी कहते हैं कि ये सब सतही है, असल शक्ति अंदर से आती है। जब आप सिद्धांतों पर आधारित जीवन जीते हैं तो आपकी सुरक्षा स्थिर, मार्गदर्शन स्पष्ट, बुद्धिमत्ता गहरी और ताकत वास्तविक होती है। ये इनसाइड आउट की यात्रा है जिसमें आपको अपने विचारों, मूल्यों और प्राथमिकताओं को पुनर्जनन करना पड़ता है। यहीं से दूसरी आदत शुरू होती है, बिगिन विद इन, एंड इन माइंड। हर कार्य शुरू करने से पहले उसका अंतिम उद्देश्य स्पष्ट करें। आपका जीवन कहाँ जा रहा है, आपका उद्देश्य क्या है? ज्यादातर लोग दौड़ तो रहे हैं पर मंजिल नहीं जानते। व्यस्त होना प्रभावी होना नहीं है। प्रभावी तब है जब आपका हर कदम आपकी चुनी दिशा की ओर हो। अगले अध्याय में हम जानेंगे कि कैसे स्पष्ट दृष्टि बनाएं और जीवन को सिद्धांतों पर डिजाइन करें। अध्याय 5, जीवन का नक्शा। अंत को ध्यान में रखकर शुरुआत करें। जब हम अपने जीवन की शुरुआत एक स्पष्ट लक्ष्य के साथ करते हैं तो हर दिन, हर निर्णय और हर कार्य उद्देश्यपूर्ण दिशा में चलता है। यही दूसरी आदत है, बिगिन विद द एंड इन माइंड। कोवी कहते हैं कि चाहे कोई परियोजना हो, बातचीत हो या पूरा जीवन, अगर हम ये स्पष्ट नहीं करते कि हम कहां जाना चाहते हैं तो हम कहीं भी भटक सकते हैं। जैसे इमारत बनाने से पहले नींव, नक्शा और डिजाइन तैयार होता है, वैसे ही हमें अपने जीवन का खाका बनाना चाहिए। कोवी सुझाते हैं कि एक पर्सनल मिशन स्टेटमेंट बनाएं। यह आपके मूल्यों, सिद्धांतों और लक्ष्यों को स्पष्ट करता है। यह वो दर्पण है जिसमें आप रोज खुद को देखकर पूछ सकते हैं कि क्या मैं अपनी चुनी दिशा में बढ़ रहा हूं। कोवी अपने घर का उदाहरण देते हैं, जहां उन्होंने परिवार के मिशन स्टेटमेंट को दीवार पर लगाया है। इसमें लिखा है, हमारे घर में प्रेम की ध्वनि गूंजती है। यहां सहयोग, जिम्मेदार स्वतंत्रता, सेवा और एक दूसरे की प्रतिभाओं में रुचि है। हर हफ्ते वे बच्चों और परिवार के साथ चर्चा करते हैं कि उनकी गतिविधियां इस दृष्टिकोण से मेल खाती हैं या नहीं। हर 6 महीने में वे लक्ष्य और जिम्मेदारियां पुनर्निर्धारित करते हैं। ये सब इसलिए संभव है क्योंकि उनके पास स्पष्ट दृष्टिकोण है। ये स्पष्टता हमें प्रतिक्रियावादी नहीं बल्कि सक्रिय बनाती है। ये आदत हमें सफलता की परिभाषा तय करने में मदद करती है। अगर हम समाज की परिभाषा, धन, प्रतिष्ठा, भारी उपलब्धियों के पीछे दौड़ते रहे तो शायद अंत में पता चले कि हम गलत सीढ़ी पर चढ़े। ये आदत हमें सफलता की परिभाषा लिखने का मौका देती है। जैसे, मैं ऐसा व्यक्ति बनना चाहता हूं जो ईमानदार हो, रिश्तों को प्राथमिकता दे और लोगों की मदद करे। यही वो दिशा है जिसमें हमें अपनी आदतें, निर्णय और जीवन शैली मोड़नी होगी। यह आदत हमें दैनिक कार्यों में दिशा देती है। ये सोचने पर मजबूर करती है कि क्या मेरा काम मेरी दीर्घकालिक विजन से मेल खाता है। कोवी कहते हैं कि बिना स्पष्ट लक्ष्य के आप सीढ़ी पर चढ़ सकते हैं, पर बाद में पता चलता है कि वो गलत दीवार से लगी थी। अब समय है कि आप अपनी दीवार चुनें जो आपके मूल्यों, सिद्धांतों और जीवन की सच्ची दिशा को दर्शाए। अध्याय 6, नेतृत्व का सशक्तिकरण, स्वतंत्रता के साथ जिम्मेदारी। किसी को जिम्मेदारी सौंपना सिर्फ काम देना नहीं, बल्कि उसे सोचने, करने और परिणाम देने की स्वतंत्रता देना है। कोवी इसे स्टुअर्डशिप डेलीगेशन कहते हैं। जिम्मेदारी के साथ नेतृत्व ये निर्देश देने से ज्यादा है। ये दिशा और संसाधन देकर परिणाम की जिम्मेदारी सौंपना है। इससे व्यक्ति का आत्मसम्मान, क्रिएटिविटी और प्रेरणा बढ़ती है। इसमें 5 तत्व हैं। वांछित परिणाम, व्यक्ति को स्पष्ट करें कि अंतिम परिणाम कैसा होगा और इसे कैसे मापा जाएगा। निर्देशों की सीमाएं, बताएं कि किन तरीकों से काम नहीं करना, कहां खतरे हैं, लेकिन कैसे करना है ये न बताएं ताकि स्वतंत्रता बनी रहे। संसाधन, उपलब्ध संसाधन, लोग, तकनीक, पैसा स्पष्ट करें। उत्तरदायित्व, परिणामों की जांच के मानक और समय तय करें। परिणाम, काम अच्छा होने पर इनाम और कम होने पर स्वाभाविक परिणाम स्पष्ट करें। यह नेतृत्व न केवल आपका बोझा हल्का करता है बल्कि दूसरों के विकास को गति देता है। आप महसूस करते हैं कि नेतृत्व का मतलब दूसरों की शक्ति को पहचानना और उन्हें बढ़ने का मौका देना है। यह तीसरी आदत से जुड़ा है, पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। हम अक्सर तात्कालिक चीजों में उलझकर महत्वपूर्ण चीजों को नजरअंदाज करते हैं। यह आदत समय प्रबंधन से ज्यादा आत्म प्रबंधन की बात करती है। हमें तय करना होता है कि सिद्धांतों और मिशन स्टेटमेंट के आधार पर कौन सा काम पहले करें, किसे ना कहें और किसके लिए समय निकालें। कोवी का टाइम मैनेजमेंट मैट्रिक्स 4 क्षेत्रों में बांटता है: महत्वपूर्ण और तात्कालिक, महत्वपूर्ण गैर तात्कालिक, गैर महत्वपूर्ण तात्कालिक, गैर महत्वपूर्ण गैर तात्कालिक। सफल लोग ज्यादातर समय क्वाड्रेंट 2 में बिताते हैं: दीर्घकालिक योजना, रिश्तों की देखभाल, व्यक्तिगत विकास और सिद्धांत आधारित निर्णय। ये आदत हमें व्यस्त होने से मुक्त कर प्रभावी बनने की ओर ले जाती है। अध्याय 7, जीत जीत की मानसिकता, रिश्तों में सहयोग की ताकत।
जब कोई व्यक्ति विवाद में फंसता है और कोर्ट का रास्ता चुनता है तो वो अक्सर जीतने की कोशिश करता है, दूसरे की कीमत पर। यह रक्षात्मक मानसिकता न रचनात्मक होती है न सहयोगी। कानून समाज की रक्षा करता है पर मेलझोल या सृजन नहीं लाता। यह समझौता करवा सकता है पर आपसी समझ नहीं। कानून अक्सर विरोध पर आधारित है, एक जीतता है दूसरा हारता है। लेकिन अब बदलाव आ रहा है, विन विन सोच को प्रोत्साहन मिल रहा है। शांति से समझौते, निजी अदालतें और मध्यस्थता बढ़ रही हैं जो सहयोग की अहमियत दर्शाती हैं। विन विन यानी दोनों की जीत कोवी की चौथी आदत है। जीवन कोई प्रतियोगिता नहीं जहां हर बार किसी को हारना पड़े। अपने जीवन साथी, बच्चों, सहकर्मियों या दोस्तों से ये ना पूछें कि हम में से कौन जीत रहा है, क्योंकि अगर दोनों नहीं जीत रहे तो दोनों हार रहे हैं। ज्यादातर जीवन की स्थितियां प्रतिस्पर्धा नहीं बल्कि अंतर्निर्भरता की मांग करती हैं। विन विन का मतलब ऐसा समाधान है जिसमें दोनों पक्षों को संतोष, सम्मान और मजबूत रिश्ते मिलें। इसके लिए 4 गुण जरूरी हैं। चरित्र, खुद पर विश्वास और यह भरोसा कि दूसरों की जीत से आपकी हार नहीं होती। संबंध, आपसी समझ, विश्वास और पारदर्शिता। समझौते, स्पष्ट अपेक्षाएं, मापदंड और परिणाम। सहयोग की व्यवस्था, ऐसी प्रणाली जो विन विन व्यवहार को प्रेरित करे। विन लूज या लूज विन की सोच बचपन, प्रतिस्पर्धी शिक्षा और सामाजिक कंडीशनिंग से आती है। विन लूज वाला आक्रामक होता है, हर हाल में जीतना चाहता है भले रिश्ता टूटे। लूज विन वाला दब्बू होता है, टकराव से बचने के लिए हार मान लेता है। लूज लूज में दोनों हारते हैं, बस दूसरों को गिराने की चाह में। लेकिन सबसे प्रभावी है विन विन और नो डील। अगर दोनों को लाभ नहीं तो सौदा नहीं। ये रिश्तों को सम्मान देता है और दीर्घकालिक विश्वास बनाता है। ये आदत व्यवसाय, परिवार, वैवाहिक और सामाजिक रिश्तों में क्रांति ला सकती है। अगर आप चाहते हैं कि आपके रिश्ते जीत की भावना से भरे तो हम दोनों की जीत को लक्ष्य बनाएं। अध्याय 9, सामंजस्य की रचनात्मकता, मिलकर असाधारण बनाएं। जब लोग सच्चे सामंजस्य यानी सिनर्जी का अनुभव करते हैं तो वे फिर कभी पहले जैसे नहीं रहते। वे समझ जाते हैं कि खुले मन, विश्वास और सहयोग से कुछ ऐसा असाधारण बनता है जो अकेले संभव नहीं। कोवी कहते हैं कि सामंजस्य सिर्फ समझौता नहीं बल्कि रचनात्मक सहयोग है, जहां 1+1 = 3 या उससे भी ज्यादा होता है। यह छठी आदत का विस्तार है। जब आप पहले समझते हैं, फिर समझाते हैं और मिलकर समाधान खोजते हैं तो आप सामंजस्य में प्रवेश करते हैं। ये कोई दोहराए जा सकने वाला फॉर्मूला नहीं। कोई अनुभव दोबारा उसी तरह नहीं होता, लेकिन उसका सार, रचनात्मकता, उद्देश्य और सहयोग फिर से जिया जा सकता है। पूर्वी दर्शन कहता है, हम उस्तादों की नकल नहीं करते, हम वही खोजते हैं जो उन्होंने खोजा था। इसी तरह हम पुरानी रचनात्मकता को नहीं दोहराते बल्कि नए उद्देश्यों के साथ नई रचनात्मकता खोजते हैं। सामंजस्य का रहस्य है विविधता को स्वीकार करना और उसे शक्ति बनाना। लोग अक्सर अलग अलग दृष्टिकोणों को समस्या मानते हैं, लेकिन कोवी कहते हैं यही अवसर है। जब दो लोग अलग सोचते हैं तो टकराव नहीं बल्कि उत्साह होना चाहिए कि हम मिलकर कुछ नया रच सकते हैं। यह तभी संभव है जब हम रक्षात्मक यानी डिफेंसिव की जगह रचनात्मक यानी क्रिएटिव बने। खुलापन और संवाद सामंजस्य के सबसे बड़े टूल हैं। दूसरे की सोच, भाषा और भावना को समझना सहयोग की नींव है। यह आदत सिखाती है कि हर असहमति एक अवसर है सुनने, समझने और बेहतर बनाने का। उदाहरण ले, विश्व युद्ध 2 के बाद अमेरिका ने एटॉमिक एनर्जी कमीशन बनाई। डेविड लिलियनकल ने इसका नेतृत्व किया और विविध दृष्टिकोणों, विशेषज्ञताओं और विचारों को एक मंच पर लाकर विज्ञान, राजनीति और नैतिकता का संतुलन बनाया। यही सामंजस्य की शक्ति है। जब रिश्तों, टीमों और संगठनों में ये सोच आती है तो वे नया भविष्य बनाते हैं। अगली बार जब आप किसी से असहमत हों तो टकराने के बजाय सोचें, हम इस विविधता से क्या नया घड़ सकते हैं। ये सोच रिश्तों को गहरा करती है और परिणामों को महान बनाती है। अध्याय 10, खुद को नवीनीकृत करें, आरी को पहना रखें। 7वीं और अंतिम आदत है शार्पन द सॉ। यह हमें याद दिलाती है कि लगातार प्रभावी बने रहने के लिए हमें खुद को शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक रूप से निखारते रहना होगा। कोई एक कहानी सुनाते हैं, एक आदमी जंगल में पेड़ काट रहा है। कोई कहता है, तुम्हारी आरी कुंद हो गई है, इसे पैना कर लो। वह जवाब देता है, मेरे पास समय नहीं है। लेकिन वह भूल जाता है कि आरी पैनी करने से काम तेजी से होता है।
हम अपने जीवन में भी ऐसा ही करते हैं, इतने व्यस्त हो जाते हैं कि खुद की देखभाल का समय नहीं बचता। शार्पिन द सॉ 4 क्षेत्रों में संतुलन लाने की बात करती है। शारीरिक व्यायाम, पौष्टिक भोजन, नींद, मानसिक, पढ़ाई, लेखन, सोच, कल्पना, भावनात्मक, सामाजिक, रिश्तों को समय, सहानुभूति, सेवा, आध्यात्मिक, ध्यान, मौन, प्रकृति, उद्देश्यपूर्ण चिंतन। इन क्षेत्रों को पोषित करने से हम अंदर से मजबूत बनते हैं। हमारा धैर्य, समझ और प्रतिक्रिया देने की क्षमता बढ़ती है। कोवी कहते हैं कि खुद को निखारना सिर्फ आराम नहीं बल्कि सक्रिय अभ्यास है जिसमें हम अपने सिद्धांतों से जुड़ते हैं। दूसरों का जीवन बेहतर बनाने की कोशिश हमें भी निखारती है। ये आदत बाकी सभी आदतों को टिकाऊ बनाती है। ये सतत विकास की कुंजी है। 7 आदतें हमें आत्मनियंत्रण, आत्म प्रेरणा और आत्मनिर्माण की दिशा में ले जाती हैं। जैसे जैसे हम खुद को बेहतर बनाते हैं, हम अपने परिवार, टीम और समाज को सशक्त करते हैं। इस पुस्तक का सार यही है, सफलता कोई तकनीक नहीं बल्कि जीवन शैली है। यह चमत्कार नहीं, सिद्धांतों पर आधारित चयन है। अब चुनाव आपका है। क्या आप सिर्फ प्रतिक्रिया देंगे या जागरूक होकर अपने जीवन का नेतृत्व करेंगे? क्या आप अपनी आरी को रोज पहना करेंगे या थककर गिर जाएंगे? इस यात्रा का अंत यही नहीं, यहीं से नया आरंभ है। आपके अंदर वे सब कुछ है जो एक प्रभावशाली व्यक्ति बनने के लिए जरूरी है। उसे पहचानिए, निखारिए और दुनिया पर अपना प्रभाव छोड़िए।